नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, स्टार्टिंग करने से पहले कुछ कह दूँ जो मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा है और इसमें भी कहूँगी। मैं बता दूँ कि मैं उस टाइप की पर्सन नहीं हूँ जिन्हें चीज़ें इग्नोर करनी आती है, तो मैं इसको भी इग्नोर नहीं कर पाई जो मैंने कल पढ़ा। देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, उसके कॉन्सेप्ट सुनकर गुस्सा आता है तो प्लीज़ उसे बिल्कुल ऐसे ही छोड़कर चले जाया कीजिए। और वहाँ अगर कुछ भी ऐसा वैसा मत कहा करिए कमेंट में। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। प्लीज़ मुझे कोई भी गलत कमेंट मत किया कीजिए, मुझे बुरा लगता है और कई दिनों तक मैं उससे नहीं उभर पाती। फिर मेरा मन करता है कि मैं यूट्यूब कुछ दिनों के लिए छोड़ दूँ, इग्नोर कर दूँ। फिर मेरा मन ही नहीं करता कि मैं वापस से सब कुछ करूँ, क्योंकि मैंने कभी बताया नहीं, लेकिन मैं एक इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ एक हाईली सेंसिटिव पर्सन हूँ। मुझे कोई भी बात दिल पर लग जाती है और आज मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूँ। अगर आप किसी आइडल की सेम रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं तो इसे एक्सेप्ट करिए, कहीं भी इसे एक्सेप्ट करिए और किसी के कमेंट में जाकर जहर उगलने का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा ना करें। और मैं तो प्राउड के साथ कहती हूँ कि मैंने अपना डिसीजन बहुत ही सही लिया था शियान वांग एक्सप्लेन करने का, और मैं हमेशा इसी पर अडिग रहूँगी। और अगर आपको सच में कोई नहीं पसंद आता है तो बिल्कुल इग्नोर किया कीजिए ना, ये सब करने का क्या मतलब है। आप ही बताइए कि मेरी इस स्टोरी में मैंने ऐसा कौन सा सीन दिखा दिया या फिर मैंने ऐसे कौन से शब्द कह दिए। ना ही मैंने इसमें टॉर्चर दिखाया, ना ही कोई डार्कनेस है इसमें, फिर भी ऐसा क्या है जो आप लोगों को अफेंड कर जाता है। अगर यही चीज़ पता है वंशियान में होती तो आप उसे एंजॉय करके देखते सुनते, तब आप कुछ नहीं कहते। लेकिन वही बात है, पर मैं ज़्यादा बात को बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी आइडल की सेम रिस्पेक्ट नहीं रखते तो दिल से एक्सेप्ट करिए और किसी के कमेंट में जाकर जहर मत उगलिए। अगर आप ये करना ही चाहते हैं तो करिए, मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। करिए, जैसा आपका मन करे वैसा करिए। लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे बुरा लगता है, गुस्सा मुझे भी आता है। मैं कभी बताती नहीं हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ फील नहीं होता। और सब्सक्राइबर की बात तो मुझसे मत ही किया कीजिए कि मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये रोज़ देखती हूँ, जितने लोग आते नहीं हैं उससे ज़्यादा लोग चले जाते हैं। मेरे पास जितने लोग हैं मेरे लिए वही इनफ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैंने उसमें भी कही है, उस वीडियो में भी, और अभी भी कह रही हूँ। और मैं आखिर में बस यही कहूँगी कि मुझे सच में कोई भी रिग्रेट नहीं होता कि मैंने शियान वांग को चुना है, और मैं अपने इसी फैसले पर अटिक रहूँगी। बस यही कहना था मुझे। ज़्यादा बात करूँगी तो FF नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगी, इसलिए कह दिया मैंने जो कहना था। और मुझे पता है मेरी बातें हार्श लगी होगी कईयों को, ठीक है। आप चाहे तो मुझसे छोड़ कर जा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कहना था तो मैंने कह दिया। अब शुरू करते हैं FF को, ठीक है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ठीक 11 बजे के आसपास, सुबह के 11 बजे के आसपास लानवांग जी को पता चलता है कि वुशियान को होश आ गया है। लानवांग जी शिजुई को लेकर वुशियान के रूम के पास जाने लगता है। शाओ शिनचैन और वांग हुआंग भी इस खबर को सुनकर वुशियान को देखने के लिए उस रूम में आ रहे थे जहां वुशियान को रखा गया है। वो सभी उस कमरे में एंटर करते हैं जहां पर वुशियान है। वहाँ कुछ डॉक्टर खड़े हुए हैं जिन्होंने वुशियान का ट्रीटमेंट किया था। जैसे ही सभी अंदर आते हैं, लानवांग जी की नज़र बेड पर लेटे हुए वुशियान पर जाती है, जिसकी आंखें अभी बंद है। वुशियान जब ढेर सारे कदमों की आवाज़ सुनता है तो वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलता है। वुशियान की नज़र सबसे पहले लानवांग जी पर ही जाती है और लानवांग जी भी उसे देखता है। वहाँ मौजूद डॉक्टर लानवांग जी को बताते हैं कि अब भी वुशियान की हालत ठीक है, डरने की बात नहीं है। लानवांग जी कहता है, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर अब वहाँ उस रूम से चले जाते हैं। शिजुई वुशियान के पास आकर वुशियान के हाथ को अपने छोटे से हाथ से पकड़ लेता है और कहता है, दोस्त। वुशियान शिजुई को देखता है जिसके फेस पर उदासी और उसके लिए फिक्र साफ नज़र आ रही है। वुशियान अभी मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसकी एक हाथ में प्लास्टर है और उसकी बॉडी में अभी बहुत दर्द है। उसे बहुत सी जगह चोट लगी है। वुशियान बस अपने उस हाथ से शिजुई के हाथ को अच्छे से पकड़ लेता है और उसे देखकर एक अस्योरिंग स्माइल करता है,
जैसे कि वो उससे कहना चाह रहा हो कि वो बिल्कुल ठीक है। सिजुई अपने दूसरे हाथ को ऊशियान के उस हाथ के ऊपर रख देता है और उसके सर की ओर जहाँ पर पट्टी बंधी हुई है वहाँ इशारा करते हुए कहता है, दोस्त, क्या आपको दर्द हो रहा है? ऊशियान अपनी वीक आवाज़ में कहता है, बस थोड़ा सा। सिजुई तो जानता है कि उसका दोस्त स्ट्रांग है। सिजुई अपने साइड में खड़े शाओ शिनचेन को देखता है और कहता है, अंकल शाओ, मुझे यहाँ बैठा दो दोस्त के पास। शाओ शिनचेन छोटी सी स्माइल करता है और सिजुई को थोड़ा ऊपर कर वुशियान के पास बेड पर बिठा देता है। सिजुई वुशियान के पास झुककर उसके उसके चीक में एक किसी करता है और कहता है, हाँ, सिजुई का दोस्त बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। वुशियान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो सिजुई को अपने पास बुलाता है। सिजुई थोड़ा नीचे झुक जाता है और वुशियान सिजुई के फोrehead पर एक किस कर देता है। सिजुई अपनी बनी स्माइल के साथ अपना सर वुशियान के चेस्ट में रखकर अपने छोटे छोटे हाथों को वुशियान के अराउंड रैप कर लेता है। शाओ शिनचेन इस पर कहता है, सिजुई, दोस्त को चोट लगी है ना, उन्हें दर्द होगा। सिजुई ये सुनकर वुशियान के चेस्ट से उठने वाला होता है, लेकिन वुशियान उसके सर पर अपना हाथ रख देता है और वापस से उसका सर अपने चेस्ट में रख लेता है और कहता है, नहीं डॉक्टर साहब, उसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो, मैं ठीक हूँ। शाओ शिनचेन नोट करता है और कहता है, मिस्टर वे, क्या आप ठीक हैं? आपको बहुत जगह चोट लगी है, एक्सीडेंट बहुत ही बुरा हुआ था आपका। वुशियान कहता है, मैं अभी ठीक हूँ डॉक्टर साहब, मुझे पता नहीं कैसे मेरा ध्यान नहीं गया, सामने से क्या आ रहा है। शाओ शिनचेन कहता है, लेकिन आगे से केयरफुल रहिएगा। वुशियान नोट करता है। शाओ शिनचेन अब सिजुई को देखता है और कहता है, सिजुई, चलो अब दोस्त को आराम करने दो, हम चलकर लंच करते हैं, लंच का टाइम हो गया है ना। सिजुई ना में अपना सर शेक करता है कि वो वुशियान के पास से नहीं जाना चाहता। शाओ शिनचेन कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्त को बता दूंगा कि रात को तुम कैसे खाना खाने के लिए मना कर रहे थे और आज भी तुमने बस इतना सा ब्रेकफास्ट किया है और अब तुम लंच के लिए भी मना कर रहे हो। वुशियान कहता है, सिजुई, क्या अंकल सच कह रहे हैं? सिजुई अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, मुझे आपके पास रहना है। वुशियान कहता है, तुम मेरे पास आ जाना, पहले लंच कर लो, ठीक है? मेरी बात मानोगे ना? सिजुई कहता है, ठीक है। शाओ शिनचेन सिजुई को अपनी गोद में लेकर वहाँ उस रूम से चला जाता है। अब उस रूम में बस वुशियान और लानवांगजी ही थे। लानवांगजी वुशियान को देखता है, वुशियान भी लानवांगजी को देखता है। लानजान कहता है, क्या आप ठीक हैं? वुशियान कहता है, ठीक हूँ। लानवांगजी कहता है, आप हर चीज़ में इतना केयरलेस क्यों हैं? वुशियान इस पर थोड़ी देर तक लानजान को देखता है, लेकिन फिर वो अपनी नज़रों को उससे साइड कर लेता है। वो कोई भी जवाब नहीं देता। लानवांगजी कुछ कहने ही वाला था, तभी एक नर्स अंदर आती है। दोनों की नज़र उस नर्स पर जाती है। वो नर्स एक ओमेगा थी। वो नर्स लानवांगजी को देखती है और कहती है, वो डॉक्टर लान, मुझे इनकी ड्रेसिंग करनी है और सूप भी पिलाना होगा इन्हें। क्या आप थोड़ी देर बाहर जा सकते हैं, क्योंकि अभी इन्हें दवाई भी लेनी होगी। लानवांगजी वुशियान को देखता है, जिसकी अपर बॉडी में शायद क्लोथ्स नहीं होंगे, वो बस एक चादर से ढका हुआ है। वहाँ कुछ जगह पर बैंडेड नज़र आ रही है, मतलब उसकी अपर बॉडी में क्लोथ्स नहीं हैं। लानवांगजी अब उस नर्स को देखता है और अपने एक हाथ को आगे बढ़ा देता है। वो नर्स से उस ट्रे को लेने के लिए, जिस पर सूप और ड्रेसिंग का सामान है। वो नर्स कन्फ्यूजिंगली लानवांगजी को देखती है। लानवांगजी कहता है, मैं ये कर लूँगा, आप यहाँ से जा सकती हैं। वो नर्स थोड़ी देर लानवांगजी को देखती है और फिर वुशियान को, लेकिन वो अपने सीनियर डॉक्टर से कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए वो उस ट्रे को लानवांगजी के हाथ में पकड़कर वहाँ से चली जाती है। लानवांगजी उस ट्रे को टेबल पर रखता है और वुशियान की ओर देखकर कहता है, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। यह कहकर लानवांगजी वहाँ से चला जाता है। वुशियान को समझ नहीं आता कि लानवांगजी का ऐसा बिहेवियर का मतलब क्या है और वह कहाँ चला गया।
यहाँ लान वंगजी अपने केबिन में आता है और अपने टेबल पर रखे टिफ़िन बॉक्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो वुशियान के रूम की तरफ ही आ रहा था, लेकिन तभी वो कुछ देखता है। वो देखता है कि वैनकिंग वुशियान के रूम के अंदर जा रही है। वो रूम के डोर के पास आकर खड़ा हो गया था। वो अंदर नहीं जाता। उसे वुशियान और वैनकिंग के बीच की बातें सुनाई दे रही थी। वैनकिंग कहती है, मिस्टर वे, आपने कसम खा रखी है कि जिस चीज़ का मुझे डर होगा अब वो सच करके ही रहेंगे। वुशियान कहता है, डॉक्टर वैन, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कैसे। वैनकिंग कहती है, मैं बताती हूँ आपको कि आपको कैसे कुछ पता नहीं चला। मिस्टर वे, क्या आप उस ट्रक के सामने आने से पहले आपके शरीर में तेज़ दर्द हुआ था? वुशियान इस पर बड़ी बड़ी आंखें कर वैनकिंग को देखता है। वैनकिंग कहती है, ऐसे मत देखिए मिस्टर वे। क्या आप जानते हैं आपके इस अचानक तेज सर दर्द का कारण क्या है? वुशियान ना में अपना सर शेक करता है। वैनकिंग कहती है, मिस्टर वे, इसका कारण है आपकी उन टैबलेट्स का ओवरडोज, जिन टैबलेट्स को आप लगातार लिया करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको कई बार रोका भी है। क्या आपको याद है उस एक्सीडेंट से पहले आपने कितनी टैबलेट ली थी? वुशियान कहता है, नहीं, मुझे याद नहीं। वैनकिंग अब पास के चेयर में बैठती है और शांति से पूछती है, तो फिर इस बार आपके डिप्रेशन का कारण क्या था, जो आपको टैबलेट लेते वक्त यह याद ही नहीं रहा कि आपने कितनी टैबलेट ली है? वैसे मैं भी पागल हूँ ना, उन सवालों को पूछती हूँ जिनका जवाब मुझे पता होता है। इस बार भी डॉक्टर लान को ही लेके कोई बात होगी, है ना? वुशियान अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। वैनकिंग कहती है, मिस्टर वे, क्या बात है? आप जानते हैं कि मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और साथ में आपकी फ्रेंड भी हूँ। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं जो भी बात हो, कि कौन सी बात आपको परेशान कर रही थी उस वक्त। वुशियान थोड़ी देर शांत रहता है और फिर वो सब कुछ वो वैनकिंग को बता देता है कि वांग वांग ने उससे स्कूल में क्या क्या कहा। वो लांसान से शादी करेगा, लांसान और सिजुई को उससे दूर ले जाएगा, सिजुई उसे डैड बोलेगा और मुझे तो वो कुछ सालों बाद भूल भी जाएगा। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसका रियल डैड कौन था। ये सब बताते हुए वैनकिंग वुशियान की आंखों में वो गहरा दर्द देख सकती थी। वो बस एक शाय करती है और कहती है, तो फिर अब आप क्या करेंगे मिस्टर वे? वुशियान कुछ नहीं कहता। वो बस अपना सर झुकाए बैठे रहता है। वैनकिंग इस बारे में बात कर वुशियान को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे सूप पर जाती है। वो कहती है, मिस्टर वे, आपके हाथ में तो इंजरी है, क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं इस सूप को पिलाने में? वुशियान कुछ कहता उससे पहले ही डोर ओपन हो जाता है। वुशियान और वैनकिंग दोनों की नज़र उस तरफ जाती है। वहाँ पर लान वांगजी खड़ा हुआ था। लान वांगजी अंदर आ जाता है, जिसके हाथ में टिफ़िन बॉक्स है। वैनकिंग ये नोटिस करती है और अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। वो वुशियान को देखती है और कहती है, ओके मिस्टर वे, अपना खूब ध्यान रखिए और कोई भी लापरवाही मत करिएगा। मैं बाद में आपसे मिलूँगी। वुशियान कहता है, ओके डॉक्टर वैन। वैनकिंग वहाँ से चली जाती है। वैनकिंग लान वांगजी से कुछ भी नहीं कहती। उसके जाने के बाद लान वांगजी उस बॉक्स को टेबल पर रखता है और वापस जाकर डोर को बंद कर देता है। वुशियान लान वांगजी को देख रहा था, वो क्या कर रहा है। लान वांगजी अब वापस आकर वुशियान के करीब आ जाता है और उस वाइट चादर को हटाने लगता है जो उसके ऊपर है। वुशियान लांसान के इस एक्शन से सरप्राइज होता है। लांसान ये क्या कर रहा है? लांसान वुशियान के वेस्ट तक उस चादर को कर देता है। वुशियान की अपर नेकेड बॉडी लांसान के सामने विजिबल थी। लांसान देखता है कि वुशियान के शोल्डर के पास और उसके वेस्ट के पास ड्रेसिंग करनी है। लांसान अब वुशियान की वेस्ट के पास इंजरी में मेडिसिन अप्लाई कर बैंडेड कर देता है और सेम वो शोल्डर पर भी करता है। वुशियान को मेडिसिन बर्न कर रही थी, लेकिन वो कोई आवाज़ नहीं करता। फ्रंट साइड का ड्रेसिंग कर लेने के बाद लांसान वुशियान के और ज़्यादा करीब आकर वुशियान को शोल्डर से धीरे से पकड़कर उसे बेड से उठाने लगता है, यह ध्यान में रखते हुए कि उसे कहीं हर्ट ना हो। वो वुशियान को धीरे से बेड पर टिका देता है पीछे की ओर। अब वो उसके पास आकर वुशियान को थोड़ा आगे कर देता है
मतलब सीन कुछ ऐसा था कि वुशियान का फेस लांजान के चेस्ट के करीब था और लांजान थोड़ा बेंट होकर वुशियान की बैक पर शोल्डर के नीचे जो स्क्रैच आए हैं उसकी बैंडेड कर रहा है। वुशियान को लांजान की धड़कनें सुनाई दे रही थी, पर वो शांत रहता है, शांति से बैठा हुआ है और लांजान को अपना काम करने देता है। बैग की ड्रेसिंग हो जाने के बाद लांजान वापस से वुशियान को बेड पर पीछे टिका देता है। अब उसे वुशियान के हेड की ड्रेसिंग करनी है। जब लांजान वुशियान की पुरानी बैंडेड को रिमूव कर रहा था तो वुशियान को इससे थोड़ा पेन हो रहा था और लांजान को भी ये पता चल रहा था क्योंकि वुशियान अपने हाथ बेडशीट पर कस रहा था। इसीलिए लानवांगजी आराम आराम से उस बैंडेड को रिमूव कर रहा था ताकि वुशियान को और ज़्यादा हर्ट ना हो। पूरी तरह बैंडेड जब रिमूव हो जाती है तो लांजान देखता है कि वुशियान को सर पर बहुत ही गहरी चोट आई है, इसीलिए उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। लांजान संभल कर वहाँ की भी ड्रेसिंग कर देता है। ये सब हो जाने के बाद लानवांगजी एक एप्रॉन को वुशियान के नेक के अराउंड रैप करता है और उस बॉक्स को ओपन करता है जो वो खुद लेके आया था अपने कैबिन से। उसके अंदर भी सूप था। लानवांगजी अपने लाए बॉक्स में से स्पून से वुशियान को उस सूप को अपने हाथों से पिलाने लगता है। वुशियान भी बिना कोई रेजिस्ट किए उस सूप को पी रहा था। वुशियान उस सूप को टेस्ट करके ही समझ गया था कि ये लांजान के हाथ का बना हुआ है। सूप पीते पीते अचानक ही वुशियान को थोड़ी खांसी होती है, जिससे लांजान के हाथ से थोड़ा सा सूप वुशियान के माउथ के पास गिर जाता है क्योंकि लांजान वुशियान को स्पून से सूप पिलाने ही वाला था और एकदम से वुशियान को खांसी आ गई। लांजान ये देखकर अपने हाथ से ही उस सूप को साफ करने लगता है और वुशियान वो बिल्कुल स्टिफ हो गया था। वो लांजान को देखने लगता है। लांजान की नज़र जब वुशियान पर पड़ती है तो वो भी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। उसका हाथ वुशियान के लिप्स के पास ही थम गया था। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। तभी कोई डोर पर नॉक करता है। इससे लांजान अपने होश में आता है। वो अपने हाथ को वुशियान के माउथ के पास से हटा लेता है। वो वुशियान को देखता है और उस चादर को वुशियान के चेस्ट तक ऊपर कर देता है। वुशियान के एक हाथ में प्लास्टर है, जिस वजह से उसे अभी शर्ट नहीं पहनाया जा सकता। लांजान अब डोर को ओपन करने चला जाता है। वहाँ पर शाओ सिंचन, सिजुई और वांग वांग खड़े हुए थे। लानवांगजी डोर से हट जाता है और सभी अंदर आ जाते हैं। शाओ सिंचन वुशियान को देखकर समझ गया था कि लानवांगजी ज़रूर वुशियान की ड्रेसिंग कर रहा होगा, इसीलिए उसने डोर लॉक किया। सिजुई वुशियान के पास आकर कहता है, दोस्त, मैंने लंच कर लिया, क्या आप कुछ नहीं खाएंगे? वुशियान स्माइल कर साइड टेबल पर रखे सूप की ओर इशारा करते हुए कहता है, मैंने भी कर लिया है। वुशियान ने वांग वांग को देखा, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसका ध्यान सिजुई के साथ बातों में था। लानवांगजी को कुछ काम से जाना था, इसलिए वो शाओ सिंचन के साथ उस रूम से जाने लगता है, सिजुई के साथ वुशियान को छोड़कर। वो बाहर जाते समय एक बार पलटकर वुशियान को देखता है, जो सिजुई से बातों में लगा हुआ है। आज उसने उससे कुछ भी नहीं कहा, उसका नाम भी नहीं लिया। शाओ सिंचन लानवांगजी को देखता है और कहता है, क्या हुआ तुम्हें? लानवांगजी कहता है, कुछ नहीं, और वहाँ से चला जाता है। वुशियान अब जाकर डोर की ओर देखता है। वांग वांग जो वहीं पर था वो कहता है, मिस्टर वे, आई एम सॉरी। वुशियान वांग वांग को देखता है और कहता है, आप मुझे सॉरी क्यों कह रहे हैं? वांग वांग कहता है, वो एक्चुअली उस दिन स्कूल में मैंने जो कुछ भी कहा वो सही नहीं है। डॉक्टर लान मुझसे शादी नहीं कर रहे हैं। मैंने वो आपसे इसीलिए कहा था ताकि आप डॉक्टर लान से दूर चले जाएं, लेकिन मेरी वजह से आपके साथ ये सब हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था आपको चोट पहुंचाने का। वुशियान शांत रहता है, वो कुछ भी नहीं कहता। वांग वांग कहता है, मुझे बस आपसे सॉरी कहना था, और हो सके तो मेरी बेवकूफ़ी समझकर मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दीजिएगा और उस बात को भूल जाइएगा। यह कहकर वांग वांग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वुशियान कहता है, डॉक्टर, क्या आप लांजान को सच में पसंद करते हैं?
वांग वांग कहता है, हाँ मैंने ये झूठ नहीं कहा था, मैं सचमुच डॉक्टर लान को पसंद करता हूँ। वुशान कहता है, तो आपको लांजान को पाने के लिए धोखे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि धोखे की माफ़ी नहीं होती है। हमारा एक धोखा हमारे बाकी सारे अच्छे कामों से बढ़कर हो जाता है इंसान के लिए। अब आप जा सकते हैं और मेरे दिल में आपके लिए कोई मलाल नहीं है, इसीलिए आपको सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग वांग उशान की बातों के एग्जैक्ट मतलब को नहीं समझ पाता, क्योंकि उसे कोई आइडिया ही नहीं है कि मिस्टर वे और डॉक्टर लान की पास्ट लाइफ में हुआ क्या है। वो अभी वहाँ से चला जाता है। वांग वांग जब अपने कैबिन में आता है तो वो देखता है कि लान वांग जी वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। वो कहता है, डॉक्टर लान क्या बात है, क्या कोई काम था आपको मुझसे? लान वांग जी बस एक ही बात कहता है, डॉक्टर वांग आपने वेंग से क्या कहा था सिजुई के स्कूल में? वांग वांग के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं ये सुनकर। वो कहता है, डॉक्टर लान आप किस बारे में बात कर रहे हैं? लान वांग जी कहता है, मैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छे से पता है। क्या आपने वेंग से कहा कि आप और मैं शादी कर रहे हैं, और ये भी कहा कि सिजुई आपको डैड कहेगा और वेंग को भूल जाएगा क्योंकि आप मुझे यहाँ से दूर ले जाएंगे? वांग वांग अपना सर नीचे कर लेता है। लान वांग जी कहता है, मतलब आपने कहा है वेंग से, तो क्या यही वजह थी जो वो कल इतने गुस्से में यहाँ आया था और आपकी एक झूठ की वजह से उसके साथ ये सब हो गया? आपको अंदाजा भी है आपकी इस झूठ की वजह से उसकी जान तक जा सकती थी आज। वांग वांग कहता है, आई एम सॉरी डॉक्टर लान, मेरा मिस्टर वे को हर्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। मैं बस चाहता था कि वो आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाए। लान वांग जी कहता है, जब आपको वेइंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आपने ये कैसे सोच लिया कि वो मेरी ज़िंदगी से दूर चला जाएगा? जब वो 5 सालों में मुझसे दूर नहीं गया तो वो आपके एक झूठ से मुझसे दूर चला जाएगा। डॉक्टर वांग, मैं आपको पहले ही ये क्लियर कर दूं, मेरे और आपके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। हमारे बीच बस सीनियर और जूनियर का रिश्ता है, वो भी सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर तक। इससे बाहर हम टोटली स्ट्रेंजर हैं। आप जितनी जल्दी इस बात को समझ ले उतना अच्छा होगा। यह कहकर लान वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग वांग एकदम से कहता है, डॉक्टर लान, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आपके और मिस्टर वे के बीच पास्ट में क्या हुआ था? लान वांग जी इस पर अजीब नज़रों से वांग वांग को देखता है और कहता है, मुझे लगता है आपने मेरी बात को अच्छे से नहीं सुना। वांग वांग कहता है, वो मैं इसीलिए ये जानना चाहता था क्योंकि मिस्टर वे ने मुझसे कहा कि मुझे आपको पाने के लिए धोखे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखे की माफ़ी हमें कभी नहीं मिलती। और अब शायद मैं इस बात का मतलब मुझे समझ आ गया है। लान वांग जी ये सुनकर स्पीचलेस हो जाता है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। तो अभी इस पार्ट को मैं यहीं रोकती हूँ और ये स्टोरी सिर्फ 2 पार्ट की ही रह गई है। अब जल्दी ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी 2-3 दिन में। ओके, और आज है होलिका दहन, तो आप सभी को होलिका दहन की शुभकामनाएं। तो कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।